नमस्कार साथियों। आज सीखेंगे अपन क्लास 10th अपने पास, जिसमें अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो चैप्टर फर्स्ट है, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं हैं। इस वास्तविक संख्याओं में अपन सीखेंगे कि जो बेसिक है अपना पहले वो, फिर बेसिक के बाद में अपन सीखेंगे अपने अगला जो है जैसे मेन होगा वो सीखेंगे अपन। तो बेसिक में सबसे पहले अपन देख रहे हैं अपने पास में है कि जो संख्याएं होती है अपनी संख्याएं में अपन जानते हैं इसकी परिभाषा वह गणितीय वस्तु जिसका उपयोग अपन गिनने, मापने, नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अपने सबसे पहले अंक होता है, तो अपने अंकीय गणित जो होती है उसमें कुल अंक होते हैं अपने 10 है। सबसे पहला वाला अंक होता है 0, फिर होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो ये 10 अंक होते हैं, इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। संख्या को लिखने के लिए अपने पास दो प्रणालियाँ या दो पद्धतियाँ होती है। सबसे पहले प्रणाली होती है या जो पहले होती है उसको बोलते हैं अपन दार्शनिक प्रणाली, जिसे अपन भारतीय प्रणाली भी बोलते हैं। अगली है अपने पास अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इन दो प्रणालियों से ही अपन संख्याओं को लिखते हैं। यानी अपने भारत में आपने देखा होगा कोई सी भी संख्या होती है तो उसके पहले अंक को बोलते हैं अपन इकाई, दूसरे अंक को बोलते हैं दहाई, तीसरे को सैकड़ा, चौथे अंक को हजार, पाँचवें अंक को बोलते हैं 10,000, छठे अंक को बोलते हैं लाख, सातवें अंक को बोलते हैं 10 लाख, और अगले अंक को बोलते हैं फिर करोड़, फिर आता है 10 करोड़, फिर आता है अरब, फिर आता है 10 अरब आता है। लेकिन जो अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है उसमें अपन इस तरह से नहीं करते हैं। अपने लगभग 4 अंकों तक जैसे होता है इसमें भी सेम 5 अंकों तक जैसे अपना होता है इसमें भी 5 अंकों तक सेम होता है। जैसे ही अपने छठा अंक आता है लाख है, तो यहाँ पे लाख नहीं आता, यहाँ पे आएगा 100,000। यानी पहले आएगा इकाई, फिर आएगा दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद में आएगा 100,000। यानी हजार, यानी 1,000, फिर 10,000, फिर 100,000। फिर जैसे ही 100,000 हो जाएगा उसके बाद में आएगा मिलियन, मिलियन के बाद में आएगा 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन। सही, 100 मिलियन हो जाएगा तो उसके बाद में आता है बिलियन, या बोल दे इसको अपन 1 बिलियन, फिर आएगा 10 बिलियन, फिर आएगा 100 बिलियन। इस तरह से अपन संख्याओं को लिखते हैं। अपने जो संख्याएं होती है अपने गणितीय में, तो आपने देखा होगा बहुत सारी संख्याएं होती है। जैसे ये कोई संख्या कोई सी भी हो सकती है, तो अपने आपने देखा होगा कोमा इस तरह से लगा हुआ होता है। यहाँ पे पहले 3 अंक छोड़ के फिर 2 अंक छोड़ के क्या होता है? कोमा होता है संख्याओं के बीच में। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संख्या हो, मान लो जैसे यही अंतर्राष्ट्रीय संख्या है, तो इसके अंदर जो कोमा लगता है तो वो 3 अंक छोड़ छोड़ के क्या लगेगा? कोमा लगेगा। फिर यहाँ पे कोमा लगेगा अगर आगे इधर कोई संख्याएं होगी तो। सही, इस तरह से 3-3 अंक छोड़ के क्या लगता है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोमा लगता है। और अपने स्टार्टिंग में 3 अंक छोड़ते हैं, फिर 2 अंक छोड़ छोड़ के क्या लगता है? कोमा लगता है। ये सही, ये हो गए अपने प्रणालियाँ। इस तरह से अपन लिखते हैं, लेकिन ये अपनी छोटी क्लासों में काम आता है। तो अपने तो बेसिक अपन देखते हैं आगे। अब कोई संख्या है जैसे, तो उसका अंक होगा तो अंक का कोई ना कोई मान होगा। तो यहाँ पे भी अंक के 2 मान है। पहला मान होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान होता है। जातीय मान में अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। यानी उसका जो वास्तविक मान है वही उसका जातीय मान होता है। जैसे अपने पास कोई सी भी संख्या लिखी हुई हो, जैसे मान लो ये है अपने पास एक
संख्या। तो इसमें अपने पास दो जगह 7 है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसमें जो मान है ये सभी जगह इसका मान क्या होगा, 7 ही रहेगा, चाहे वो इकाई पे हो या चाहे 10,000 के स्थान पे हो। जैसे अपने पास इकाई और दहाई पे है यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे है अपने पास किस पर, 10,000 पे। तो इन दोनों जगह पे इसका मान क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, जातीय मान है जो। लेकिन स्थानीय मान में अलग होता है। किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या के स्थान पर निर्भर करेगा, यानी कि अंक है जो वो कौन से स्थान पर है उसी के आधार पर उसका मान स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 इस संख्या में पहले नंबर पे यानी इकाई अंक पे है, तो इसका स्थानीय मान हो गया 3। अब है 8 है, तो 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 8 लेंगे, 8 को लिखेंगे, फिर 8 के बाद में गिनेंगे कितने अंक है, एक अंक है इस तरफ 8 के, इस तरफ कितने अंक है, एक अंक है, तो यानी इसको अपन 10 से क्या करेंगे, गुणा। तो जैसे इसको 10 से गुणा किया तो इसका मान हो जाएगा 80, यानी 8 का स्थानीय मान हो गया अपने पास 80 हो जाएगा। फिर अगला है 7, तो 7 के बाद में इधर 2 अंक है इस तरफ, तो अपन क्या करेंगे, 2 जीरो लगा के यानी 100 से गुणा करेंगे, तो अपने पास आ जाएगा 7 का स्थानीय मान 7। इसी प्रकार अपन 6 का भी बता सकते हैं और 5 का भी बता सकते हैं। यह होते हैं अपने छोटी कक्षाओं में, लेकिन एक ये बेसिक ज्ञान था जो आपको मैं बता रहा हूँ। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शून्य का जो जातीय मान और स्थानीय मान होता है वह सदैव क्या होता है, 0, यानी सेम ही होता है। अब देखते हैं अपन आगे। तो आगे है अपने पास संख्याओं के प्रकार, कि संख्या कितने प्रकार की होती है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। तो अपने सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर, और इसको दर्शाते हैं अपन एन के द्वारा। ये आप 11वीं क्लास में आपके काम आएगी। तो अगर आप साइंस मैथ लेते हो तो आपको ध्यान रखना है, आगे ये आपके काम आएगी कि इसको एन लिखा हुआ होगा तो वहाँ समझ जाना आपको ये नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यानी आपने आज तक सीखा होगा या सुना होगा गिनती में कि अपन सबसे पहले बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही करते अपन अनंत तक बोलते हैं अपने गिनती। तो यानी जो गिनती में जो काम आती है वह संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अपन 0 को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अगले अपने पूर्ण संख्याएं, यानी इसको अपन दर्शाते हैं W के द्वारा। प्राकृत संख्याओं में अगर अपन 0 को भी शामिल कर ले तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। यानी अपन ने देखा था प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेके अनंत तक होता है, और जैसे ही इसके अंदर अपन 0 को भी शामिल कर ले तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। सही। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर होता है, कि पूर्ण संख्याओं में 0 होता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है। तो आगे देखते हैं अगले अपने पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को अपन आई के द्वारा दर्शाते हैं, ये आपके आगे काम आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक और 0 को शामिल कर ले, यानी इन तीनों को ही मिला ले तो ये क्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्याएं बन जाएगी। या आपने देखा होगा या सुना होगा पहले की क्लासों में कि अपने पास एक होती है संख्या रेखा होती है। तो संख्या रेखा के अंदर अपन क्या करते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, जिसमें अपन बीच में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सबसे पहले बीच में होता है अपने 0, फिर 0 के जैसे ही इस साइड चलेंगे अपन तो किस में होती है संख्याएं, प्लस में होती है, और 0 के इधर अपन लेते हैं माइनस में लेते हैं संख्याओं को। जैसे यहाँ पे -1 -2
सॉरी प्लस में लेते हैं, +3 +4 प्लस के 5, और इस पक्ष में आती है माइनस में, -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार ये अनंत तक चलती है। और इस पक्ष में भी कहाँ तक चलती है, ये अनंत तक चलती है। तो इन्हीं संख्याओं को अपन, ये जो सभी संख्याएं आ जाएगी एक साथ, तो इसको बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। तो यानी प्लस वाली भी हो जाए और इधर माइनस वाली भी आ जाए और साथ में क्या आ जाए, जीरो भी आ जाए, तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। पूर्णांक संख्याओं भी 3 प्रकार की है अपने, मैंने बता दिया आपको। तो पहली तो है प्लस वाली, दूसरी है ऋणात्मक यानी माइनस वाली, और उदासीन पूर्णांक संख्या होती है अपने पास ज़ीरो। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अगर आपको पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगला अपना धनात्मक संख्याएं, ये आपको बता दी मैंने, ठीक है। अगली देखो सम संख्याएं, इवन, और अगली होती है विषम, यानी दो पढ़ेंगे अपन, इवन और ऑड नंबर। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, उसे अपन सम संख्याएं कहते हैं। यानी वह सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार जाए, वह सभी संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं होती है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 या ये हो, तो वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। या एक और परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि किसी संख्या के अंतिम अंक में 2 का भाग पूरी पूरी बार जाए, तो वह संख्या 2 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या होगी, सम संख्या होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके विपरीत होगी विषम संख्याएं, यानी ऐसी प्राकृत संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित ना हो, उसे अपन विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी प्रकार से अनंत तक होती है। या अपन बोले कि किसी संख्या का अंतिम अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वह संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। सही। अब आगे है अपने पास एक और ले ले परिभाषा कि किसी संख्या के अंतिम अंक में अगर 2 का भाग न जाए, तो वह संख्या विषम संख्या होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब है अपने पास आगे विभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो, यानी एक सेकेंड, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या कहलाती है, या उन्हें अपन भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपने पास 4 है, तो 4 में अपन स्वयं का यानी 4 का विभाग जाएगा एक बार, और 4 में 1 का विभाग जाएगा, और 4 में इसके अलावा 2 का विभाग जाता है। यानी स्वयं यानी 4 का भाग जा रहा है 4 में 4 का, और 1 का भी भाग जाए, यानी इन 2 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, कोई सी भी हो सकती है तीसरी संख्या, तो समझ जाना है कि वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। अगली है अपने पास अभाज्य संख्या है, इन सब में जाता है। अगली है अपने पास अभाज्य संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 से ही विभाजित हो, यानी स्वयं का भाग जाए और 1 का ही भाग जाए, और किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, तो समझ जाना है कि वो अभाज्य संख्या है। जैसे 2 में 2 का भाग जाता है, और
2 में 1 का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। उसी प्रकार 3 में भी 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग पूरी बार जाएगा, पॉइंटों में नहीं, पूरी बार भाग जाना चाहिए। उसी प्रकार 5, 11, 13, 17 ये होती है अपने अभाज्य संख्या की परिभाषा, ये आपको ध्यान रखनी है। अगली है अपने पास सहअभाज्य संख्याएं। ये नहीं पूछते हैं अधिकतर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका SCF क्या हो, 1 हो, वो क्या होगी,